हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम 7वां प्रकरण पढ़ रहे थे पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। और अब हम इस वीडियो में जो है सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णन के बारे में, फिर यहाँ पर जो है सूक्ष्मजीव ईंधन के बारे में, फिर उसके बाद व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण और जो है सूक्ष्म जैविक टीके इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णन क्या है। रसायन उद्योग में अब रासायनिक उत्प्रेरक के स्थान पर सूक्ष्म जीव की सहायता से प्राप्त किए गए जो है प्रकीर्णन का उपयोग करते हैं। जो रासायनिक उद्योग होते हैं ना, उसमें आजकल उत्प्रेरक, पहले देखो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रकीर्णन का उपयोग करते हैं। तापमान, पीएच और दाब, इनका स्तर काम होने पर भी प्रकीर्णन कार्य करते हैं। ठीक है, इनका स्तर जो काम जब हो जाता है तो भी प्रकीर्णन कार्य करते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और महंगे क्षरण रोधी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो क्षरण रोधी उपकरण है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकीर्णन विशिष्ट अभिक्रिया ही घटित करवाते हैं और अनावश्यक उप उत्पाद भी नहीं बनते, तो शुद्धिकरण का खर्च भी कम होता है। अनावश्यक अगर उप उत्पादन अगर तैयार होते हैं तो शुद्धिकरण के लिए भी अलग से प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो यहाँ पे जब वो बनते ही नहीं है तो शुद्धिकरण का भी मतलब प्योर तैयार होता है, तो शुद्धिकरण का खर्च कम हो जाता है। सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों की अभिक्रिया से निरुपयोगी पदार्थ का उत्सर्जन तथा उनका विघटन टाला जाता है। उसी प्रकार प्रकीर्णन या पुनरुपयोग भी किया जा सकता है, मतलब उसको जो है जो निरुपयोगी पदार्थ का उत्सर्जन और उसका विघटन टाल सकते हैं, पुनरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रकीर्णन पर्यावरण स्नेही होते हैं। ये जो है पर्यावरण, क्योंकि ये प्रदूषण का नियंत्रण हो गया ना, तो पर्यावरण स्नेही हुए। ठीक है, फिर ऑक्सी रिडक्टेसिस जो है, फिर उसके बाद ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलिस और फिर लाइसेजिस, इस्ट्रोमेसिस, लिगेसिस, ये सब सूक्ष्मजीव प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण हैं। हम लोग देखो प्रैक्टिकल्स में देखे हैं ये सब नाम। फिर अपमार्जक में प्रकीर्णन मिलाने पर मैल निकलने की प्रक्रिया कम तापमान पर भी हो जाती है। तो अपमार्जक है ना, अपमार्जक जान रहे हो, साबुन तैयार करते समय, तो उसमें भी इसका प्रकीर्णन जब मिलाते हैं तो मैल निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो कम तापमान पर भी हो जाती है। फिर भुट्टे में स्थित जो है स्टार्च पर बैसिलस स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त प्रकीर्णन की क्रिया करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप यानी शरबत का माध्यम बनाते हैं। पनीर है, वनस्पति का सार है, वस्त्र उद्योग है, चमड़ा, कागज, ऐसे कई उद्योग में सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे व्यावहारिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले जो है अमीनो अम्ल, उसके उपयोगी सूक्ष्म जीव। देखो यहाँ पर क्या दिया है, स्रोत क्या क्या है, गन्ना या चुकंदर वाला का घोल और अमोनिया क्षार। गन्ना जान रहे हो, गन्ना तो सभी जानते हैं, चुकंदर भी सभी जानते हैं, तो इसका घोल और अमोनिया का क्षार। सूक्ष्म जीव क्या बोला यहाँ पे, ब्रेविबैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम। और अमीनो अम्ल क्या है, एल ग्लूटामिक अम्ल। तुम लोग जो है स्टार्ट का लेसन में अमीनो अम्ल के प्रकार हम लोग देखे थे ना, तो उसमें ये एक प्रकार है। मोनोसोडियम ग्लूटामिन अजीनोमोटो का उत्पादन होता है। अजीनोमोटो सुने हो ना, इसका उत्पादन होता है। फिर दूसरा स्रोत है गन्ने का घोल और क्षार। तो यहाँ पर क्या हुआ, एस्परजिलस नाइगर, ये सूक्ष्म जीव है। अमीनो अम्ल कौन सा है, साइट्रिक अम्ल है। और क्या उपयोग हुआ, पेय पदार्थ, गोलियाँ, चॉकलेट, इसका उत्पादन होता है। फिर ग्लूकोज और कॉर्नस्टिप लिकर। कॉर्नस्टिप लिकर जो है एस्परजिलस नाइगर सूक्ष्म जीव है। ग्लूकानिक अम्ल, इसमें अमीनो अम्ल का उपयोग हुआ है। कैल्शियम और लोहे की कमी को पूरा करने वाले लवणों का उत्पादन, कैल्शियम और जो है आयरन, उसका जो कमी पूरा करने के लिए जो लवण होता है ना, लवण नमक, इसका उत्पादन होता है। घोल और कॉर्नस्टिप लिकर लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी सूक्ष्म जीव है। अमीनो अम्ल यहाँ पे कौन सा, लैक्टिक अम्ल है। और फिर क्या है, नाइट्रोजन का स्रोत, जीवन सत्व का उत्पादन। फिर घोल और कॉर्नस्टिप लिकर, इसमें एस्परजिलस फेरियस
एस्परजिलस, इटोनियस। फिर यहाँ पर इटोक्निक अम्ल है। कागज, कपड़ा, प्लास्टिक उद्योग, गोंद उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्च और घोल। स्टार्च और घोल की ज़ैंथोमोनास प्रजाति द्वारा किण्व क्रिया करवाने पर ये गोंद बनाते हैं। गोंद जान रहे हो ना। गर्म तथा ठंडे पानी में घुलना, उच्च घनत्व, इन विशेषताओं के कारण इसके कई उपयोग हैं। रंग है, खाद है, तृणनाशक है, कपड़े का रंग है, टूथपेस्ट है, उच्च दर्जे का कागज बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ज़ैंथोमोनास प्रजाति का देखो किण्व। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ और उसके कार्य। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ क्या क्या है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। फिर यहाँ पे मौलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। कार्य क्या है? अम्लीयता प्रदान करना। फिर दूसरा है ग्लूटानिक अम्ल, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रथिन का गठन करना। नाइसिन और नेटामाइसिन सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक। फिर उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल, उसमें विटामिन सी, B12, B7 और जीवन सत्व। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, जेंथिन, ल्यूटिन्स, खाद्य रंग। पॉलीसेक्रेसाइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इसका क्या है? एम्प्लीफायर्स, विलयन को गाढ़ा करने वाला। फिर यहाँ पे विनिल, इथाइल ब्यूटीरेट, फलों का स्वाद, पेपरमिंट स्वाद, विभिन्न पुष्प और फलों की गंध। तो यहाँ पे एसेंस के रूप में हम देखो केक वगैरह बनाते हैं, मीठा कुछ बनाते हैं तो एसेंस डालते हैं ना, अलग अलग फ्लेवर का। ज़ाइलिटॉल और एस्पर्टेम, मिठास देना, ऊष्मांक कम होना, मधुमेह के रोगियों को उपयुक्त होता है। जो मधुमेह रोगी होते हैं ना उनके लिए उपयुक्त होता है। फिर यहाँ पर आया जैव ईंधन। जैव ईंधन, सूक्ष्म जैविक ईंधन का उपयोग किया जाता है ना। जैव ईंधन ये नवीनीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। यह ईंधन ठोस पत्थर, कोयला, गोबर, फसलों के अवशेष, द्रव, वनस्पति तेल, अल्कोहल गैस, गोबर गैस, कोल गैस, इन रूपों में उपलब्ध होते हैं। हम तो ये ईंधन के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण। तो सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण कैसे होता है? देखो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये जैव ईंधन है, इसका निर्माण यहाँ पे सौर ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जैव द्रव्यमान है। यहाँ पर ये देखो सेल्यूलोज का शक्कर में रूपांतरण, ये यहाँ पे कारखाने हैं ना जहाँ पे गन्ने की से शक्कर बनाते हैं। फिर यहाँ पर जो है ये एक्चुअली कैसे हुआ, ये पूरा जो है ये तुम लोग देख रहे हो, ये पूरा जो है चक्र है। ये देखो तीर का निशान बना हुआ है कैसे, मतलब यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड से पहले क्या हुआ, ये यहाँ पर फसल हुई। फिर फसल के बाद उसका क्या हुआ, कटाई हुई, कटाई के बाद कटाई हुई, कटाई के बाद मड़ाई हुई, मड़ाई के बाद सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को ये कारखाने में लाए, कारखाने में फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसका शक्कर में रूपांतरण हुआ। फिर यहाँ से देखो ये एरो मार्क दिखाया है, शक्कर के इसमें हुआ है। फिर यहाँ से देखो तीर का निशान, यहाँ पे जो बचा हुआ पदार्थ उसे जैव ईंधन है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और इनका उपयोग हो रहा वाहन में। तो इस प्रकार से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रहा है। तो ये चक्र है एक प्रकार का। सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण, सूक्ष्म जीव की सहायता से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को विविध प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। बायोगैस संयंत्र, कंपोस्ट निर्माण इत्यादि जैविक उपाय से सूक्ष्म जीव की सहायता से ठोस कचरे का भी निपटारा किया जाता है। फिर यहाँ पे देखो ये भूमि भरण स्थल, भूमि भरण स्थल जो है यहाँ पर, इसमें देखो आधुनिक भूमि भरण स्थल है ये ध्यान देना, ये आकृति एक बार आ चुकी है। ये यहाँ पे क्या है, भूजल स्तर पर निगरानी रखने के लिए कुआं है। फिर यहाँ पर देखो ये कचरा डाला गया, ये मीथेन गैस है, ये मिट्टी की जो है परत है, और ये अशुद्ध द्रव पर प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से आधुनिक भूमि भरण स्थल। अब यहाँ पे भूमि भरण स्थल क्या है, देखो शहरों में इकट्ठा हुआ विघटनशील कचरे को इस पद्धति के लिए उपयोग में लाया जाता है। शहरी बस्तियों से दूर खुली जगह पर गड्ढा करके प्लास्टिक का अम्ल डाला जाता है और कचरे में अशुद्ध और विषैली
झार का मिट्टी का प्रदूषण न हो इसलिए सावधानी बरती जाती है। दाब देकर संपीड़ित किया गया वनस्पति कचरा तैयार किए हुए गड्ढे में डाला जाता है। उस पर मिट्टी, लकड़ी का भूसा, कचरा, विशिष्ट जैव रसायन इनकी परत चढ़ाते हैं और कुछ जगह पर जो है बायोरिएक्टर्स मिलाए जाते हैं। कचरा और मिट्टी या परत के इस्तेमाल के लिए विशेष पदार्थ के सूक्ष्मजीव कचरे का विघटन करते हैं। गड्ढा पूरा भरने के बाद मिट्टी से लेपकर बंद किया जाता है और कुछ हफ्तों बाद उस जगह पर उत्कृष्ट खाद बनती है। खाद निकलने के बाद खाली हुई भूमि भरण स्थल पुनः उपयोग में लाया जाता है। मोस्टली तुम लोगों ने गांव में देखा होगा, ये कहाँ जो है वहाँ पे देखो गड्ढा खोदकर जो है जितना भी कचरा होता है घर का, खेत का, जो भी है वो सब उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। जब वो भर जाता है तो उसको गोबर से या मिट्टी से पूरा जो है उसको लेप लगा कर उसको पैक कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद वहाँ पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया होती है और वहाँ से खाद तैयार होता है। फिर वो खाद का उपयोग जो है खेतों में किया जाता है। अगर गांव जाते हो तो वहाँ पे तुम लोग ये सब प्रक्रिया देखे होगे। फिर यहाँ पे देखो निरीक्षण कीजिए। ग्राम पंचायत, नगर निगम, विशेषतः महानगर निगम कचरा उठाने वाले वाहन का निरीक्षण कीजिए। तुम लोगों ने जो कचरा उठाने वाले जो वाहन होते हैं ना उसका ध्यान देना। आजकल तो उन गाड़ियों में कचरे को दबाकर उसका आयतन कम करने की सुविधा होती है। इस विधि को करने का लाभ बताइए। जब कचरे को संपीड़ित किया जाता है, मतलब वहाँ पे जो है तुमने देखा होगा ना, जो कचरे की गाड़ी होती है उसको जो है दबाकर उसका आयतन कम करने की उसकी सुविधा होती है। तो क्या है इसका लाभ क्या है कि जब कचरे को संपीड़ित किया जाता है तब कचरे का आयतन कम हो जाता है। इस कारण कचरा उठाने वाले गाड़ी के फेरों की संख्या कम की जा सकती है और इसी प्रकार अधिक कचरे को दबाकर संपीड़ित किया जाए तो भूमि भरण स्थल पर अधिक कचरे को समाविष्ट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है अगर कचरे वाली गाड़ी में ही उसी समय ये व्यवस्था होने से क्या होता है, बार बार उसे चक्कर नहीं लगाना पड़ता है ना। तो गाड़ी भर गई तो फिर वो जाके फिर वापस उनको आना पड़ता था ना। फिर यहाँ पे घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन, जो घरेलू गंदा पानी उसका व्यवस्थापन कैसे होता है। बड़े शहरों में क्या करते हैं, जो गंदे पानी है उसमें सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया कराई जाती है। कैसे, जो घरेलू गंदा पानी होता है या मलयुक्त जल होता है वो क्या करते हैं, उसके यौगिक का विघटन करके अथवा पानी में स्थित रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव को घरेलू गंदे पानी मलयुक्त जल में मिलाया जाता है। सूक्ष्म जीव घरेलू गंदे पानी के कार्बनिक पदार्थ का विघटन करते हैं और इस विघटन के कारण मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। फिर फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु घरेलू गंदे के मानव निर्मित जेंजोबायोटिक रसायन का विघटन करते हैं। इस प्रकार से नीचे तलहटी में इकट्ठा हुआ अवशिष्ट पदार्थ का खाद्य के रूप में पुनः उपयोग किया जाता है और जो गंदे पदार्थ तो तल में जमा हो जाते हैं उसका खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे में सूक्ष्म जीव जैविक प्रक्रिया होने के बाद बाहर निकलने वाले पानी का प्रवाह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होता है और गंदे जल से प्रदूषित पर्यावरण का जैव उपचार के लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गंदा पानी का जो है व्यवस्थापन होता है। फिर है स्वच्छ तकनीकी। मनुष्य ने तकनीकी क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति की है, उसके साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मतलब जो है तकनीक का तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही रहा है लेकिन प्रदूषण भी उतना ही बढ़ रहा है। तो इसके लिए वायु भू जल प्रदूषण कैसे नियंत्रित करते वो देखा जाएगा। देखो, मानव निर्मित रसायन का नाश करने की क्षमता सूक्ष्म जीव की में प्राकृतिक तौर पर पाई जाती है। ठीक है, जो मानव निर्मित रसायन है उसका नाश करने की क्षमता सूक्ष्म जीव में होती है प्राकृतिक तौर पे। इसी क्षमता का उपयोग करके हाइड्रोकार्बन्स और अन्य रसायन का रूपांतरण किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव ईंधन में स्थित गंधक को निकाल देते हैं। निम्न दर्जे के जो अयस्कों से तांबा, लोहा, यूरेनियम, जस्ता जैसे धातुओं का पर्यावरण में समावेश होता है तो थर्माबैसिलस सल्फोलोबोस जीवाणु की सहायता से इन धातुओं का पर्यावरण में समावेश होने से पहले ही यौगिक में रूपांतरण किया जाता है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, बताइए तो। समुद्र के किनारे तैलीय जल, हजारों मृत मछलियों पर पाए जाने वाली खबरें हमने पढ़ी हैं, ऐसा क्यों होता है।
समुद्र में तुमने देखा होगा ना, मृत मछलियाँ पाई जाती हैं किनारे पे, कभी कभी तैलीय जल दिखता है। क्यों ऐसा होता है? समुद्र में विभिन्न कचरे तेल का रिसाव होता है। अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे तेल वाहक जहाज दुर्घटना होने पर उसमें से रिसाव होता है, तेल के कुएं से निकलने वाला कच्चा तेल, फिर तेल के कुएं से निकलने कच्चा तेल का छलकाव, या समुद्री किनारे पर छोड़े गए विभिन्न कारखानों का प्रदूषित जल, जिसके कारण ये जो है तैलीय समुद्री किनारे का पानी जो तैलीय दिखता है, जिसके कारण मछलियों पे प्रभाव पड़ता है और बहुत सी मछलियाँ मृत पाई जाती हैं। इस कच्चे तेल की पतली परत समुद्र के जल पर फैल जाती है और इसी कारण समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और समुद्री जल की ऊपरी सतह पर फैली हुई कच्चे तेल की पतली परत जो है घातक हाइड्रोकार्बन को विद्यमान होते हैं। इन घातक हाइड्रोकार्बन के कारण कच्चे तेल का रिसाव से हजारों मछलियाँ मृत होती हैं। तो समुद्र के विभिन्न कारणों से पेट्रोलियम तेल का रिसाव होता है और ये तेल जलचर प्राणियों के लिए हानिकारक और विषैले साबित होते हैं। पानी के फैली तेल की परत को यांत्रिक पद्धति से दूर करना आसान नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे वो जो तेल है उसको तो प्राकृतिक इसमें यांत्रिक पद्धति से आसान नहीं होता है, लेकिन एल्कोनिवोरस, बोरियोक्यूमेनिस और स्यूडोमोनास जीवाणु में पिरिडिन्स तथा अन्य रसायन को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इसके लिए तेल की परत को नष्ट करने के लिए जीवाणु के समूह का उपयोग किया जाता है और यह हाइड्रोकार्बोलोकलिस्टिक्स बैक्टीरिया HCB कहते हैं। HCB जो होता है वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके उसमें से कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग करवाते हैं और इस अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। देखो यहाँ पर ये सूक्ष्म जीव है, सुडोमोनास सूक्ष्म जीव है। फिर यहाँ पर जो है एसिडोबैसिलस है। तुम लोग ये सब जो है साइंस 2 के प्रयोग में भी ये सब नाम देखे हो, उनका उपयोग विशेषताएं देखे हो। प्लास्टिक की बोतलें जो होती हैं PET, पॉलीएथिलीन टेरिफ्लेट पॉलिस्टर, इन रासायनिक पदार्थ से बनी होती हैं। तो आजकल जो है तुमने देखा होगा इसका कचरा, प्लास्टिक की बोतलों का इतना कचरा है कि पूछो मत। तो यहाँ पर जो है आइडोनेला सैकियंस विब्रियो प्रजाति PET का विघटन करते हैं। इसी कचरे में स्थिर रबर का विघटन करने की क्षमता एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, लोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स इन कवकों की प्रजाति में पाई जाती है। कारखानों से निकलने वाले पदार्थ और अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कारखानों से जो पदार्थ निकलता है उसमें SO2 या NO2 ये गैस निकलती है ना, और जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें भी सल्फ्यूर, क्योंकि अम्लीय वर्षा क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड हवा में जाता है वो वर्षा के पानी के साथ घुलकर क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करते हैं। इसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय वर्षा होती है या नाइट्रिक अम्ल तैयार करता है, जिससे प्रतिमाओं पे, पुलों पर, इमारतों पर धातुओं का क्षरण होता है। जो मूर्तियाँ बनी रहती हैं ना, और फिर जैसे पुल हैं या फिर इमारत हैं तो इस पे धातुओं का क्षरण होता है। तो ये हम जानते हैं। तो एसिडोबैसिलस, फेरोक्सिन्स और यहाँ पर एसिडोफिलिसियम प्रजाति के जीवाणु के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल यह ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए अम्लीय वर्षा से होने वाले भू प्रदूषण को जीवाणु नियंत्रित करते हैं। परमाणु ऊर्जा के प्रकल्पों में पर्यावरण में छोड़े जाने वाले उत्सर्जित पदार्थ में विद्युत विलेपन की प्रक्रिया के निरुपयोगी पदार्थ में यूरेनियम के जल में घुलनशील लवण पाए जाते हैं। जियोबैक्टर जीवाणु यूरेनियम के इन घुलनशील लवण को अघुलनशील लवण में रूपांतरित करके भूजल स्रोत में मिलने से रोकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, बताइए तो फलीदार वनस्पतियों की गांठों में और मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं। देखो तुमने देखा हो ना, फलीदार वनस्पति यानी कि उसकी जड़, तो फलीदार वनस्पति में मटर है, सोयाबीन है, सेम है, ये सब फलीदार वनस्पति है। इसकी गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु निवास करता है। सिंगदाना, मूंगफली भी आ गया ना इसमें। यह जीवाणु फलीदार वनस्पतियों के साथ साथ सहजीवन में रहता है और राइजोबियम जीवाणु वनस्पति की नाइट्रेट्स और अमीनो अम्ल की पूर्ति करता है। इन जीवाणुओं में हवा, मिट्टी का नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में रूपांतरित करने की क्षमता होती है और जीवाणु की इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। इसके बदले वनस्पति
जीवाणुओं को कार्बोहाइड्रेट के उप में ऊर्जा और जड़ों की गांठ में रहने वाले के लिए स्थान प्रदान करती है। कुछ जीवाणु नीला हरा शैवाल, एनाबीना नॉनस्टॉक, एजोटोबैक्टर, ये भी जो है स्वतंत्रपूर्वक मिट्टी में रहते हैं। ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार जीवाणु मिट्टी को मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने से क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है और रासायनिक खादों पर निर्भर हम कम रहते हैं। फिर उसके बाद है सूक्ष्म जैविक टीका। किण्वन प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों से युक्त कुछ टीके बनवाए जाते हैं। बीजों की बुआई से पूर्व बीजों में इन पोषक टीकों का फुवारा किया जाता है। कुछ टीकों को वनस्पति में लसीकृत किया जाता है। टीकों में स्थित सूक्ष्म जीव उन वनस्पतियों को पोषक द्रव्य की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं। वनस्पति अन्य अन्न घटकों को उच्च प्रति का बनाते हैं और जैव खेती करते समय कृत्रिम नाइट्रोजन एजोटोबैक्टर युक्त द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खादों से होने वाला भू प्रदूषण इन द्रवों से रोका जाता है। तो इन सब का उपयोग करने से क्या हो रहा है, जो रासायनिक खाद से जो भू प्रदूषण हो रहा था वो रोक सकते हैं। खेती उद्योग में रासायनिक जंतुनाशक कीटनाशक के माध्यम से फ्लोरासिडामाइड जैसे रासायनिक द्रव मिट्टी में मिल जाते हैं। वे अन्य वनस्पति जानवर के लिए घातक होते हैं तथा मनुष्य के लिए त्वचा रोधक सिद्ध होते हैं। तो ये मिट्टी में घुले कीटनाशक सूक्ष्म जैविक जीवों द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये टीका का उपयोग, इसे सदैव ध्यान में रखें। कचरा भरने के लिए आजकल इस्तेमाल में लाए जाने वाला जैव विघटनशील प्लास्टिक पॉलीलैक्टिक एसिड है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है, पॉलीलैक्टिक एसिड है। आवश्यकता के अनुसार ही इन सामग्री का उपयोग करिए, पर्यावरण को बचाइए। हमें प्लास्टिक का उपयोग से भी तो गवर्नमेंट ने प्लास्टिक का उपयोग तो बंद करा दिया है, तो हमें भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैव कीटनाशक दवाई जीवाणु और कवक का उपयोग करके बनाई जाती है। जो जैव कीटनाशक है ना, वो किससे, जीवाणु और कवक। और यह दवाई फसलों पर स्थित कीटाणु, कीटक, कीड़े इनको दूर करने के लिए कीटाणु को नष्ट करती है। यहाँ पे देखो, ये पत्ते के ऊपर ही तुम्हें कीटाणु दिख रहा है ना, ऐसे और भी कीटाणु होते हैं। वनस्पतियों के पत्ता खाने वाली इल्ली, वो जो है क्या है, वनस्पति पत्ता खाती है ना, इल्ली जो होती है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जीवाणु से बनाई गई टॉक्सिन सीधे वनस्पतियों में अंतःक्षिप्त किए जाते हैं। ऐसी वनस्पतियां विषैली होती हैं, इसलिए कीटक इन्हें नहीं खाते। तो जब वहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो टॉक्सिन है ना वनस्पति में अंतःक्षिप्त होने के कारण फिर ये क्या होती है, जैसे ये इल्ली दिख रही है ना, तो ये उसको फिर नहीं खाती है। कवक और विषाणु के कुछ प्रजातियों का उपयोग करके भी जैव कीटनाशक बनाई जाती है। जैव अपघटनशील प्लास्टिक पॉलीलैक्टिक अम्ल का उपयोग करके कचरे की थैली बनाने के लिए किया जाता है। ये पदार्थ पर्यावरण हितैषी है। तुमने देखा होगा ना, आजकल कचरे के लिए थैली मार्केट में मिलती है, डस्टबिन बैग जो है। तो डस्टबिन बैग किससे बनता है, ये पॉलीलैक्टिक अम्ल का उपयोग करके। तो ये इसलिए पर्यावरण के लिए हितैषी है। तो इस प्रकार से हमारा जो है 7वां पार्ट पहचान सूक्ष्म जीव की कंप्लीट होता है। थैंक यू।